मिनट में हमने पूरा पेपर डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाए। इक्वेशन इन, अच्छा आप लोग साथ साथ खुद भी सॉल्व करेंगे, राइट? हर बच्चे के पास पेपर होना चाहिए, कैलकुलेटर, नोटबुक, और खुद सॉल्व कर रहे होंगे बेटा आप लोग। इक्वेशन इन्वॉल्विंग 4 enthalpy changes are shown. Which equation represents the second ionization energy of sodium? आपको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज फाइंड आउट करनी होती है उसको जरा आप इक्वेशन में की फॉर्म में लेकर आए ना। ये सोडियम 1+ है, इससे आपने सोडियम 2+ में जाना है, ठीक है? ये है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। डेल्टा एच ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब गिवन क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। आपको बेटा गिवन है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज गिवन। ये देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है ना, तो आप यहां लिखें सोडियम गैस, और यहां से बेटा आप इधर चले जाए। ये आपकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है? W। अच्छा और क्या गिवन है आपको? एक और चीज भी उसने बताई है, और वो है फर्स्ट और सेकंड कंबाइन दोनों मिलाकर, वो भी दी हुई कि फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी उसने आपको बताई है, वो कितनी आ रही है? X। अब आपने बेटा ये निकालना है, देखिए ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका रूट आप देख लें, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फाइनल है। तो यहां से यहां तक जाना है आपने, और यहां से यहां पर ऐसे। तो आपके पास जो इक्वेशन बनने जा रही है वो ये कि W प्लस डेल्टा एच ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू X। तो डेल्टा एच ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू X माइनस W। ये बेटा आपका आ जाएगा X माइनस W। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, लेकिन मैं हेस साइकिल को बेटा प्रेफर करता हूं, क्योंकि हेस साइकिल से रिलेटेड वो काफी क्वेश्चन पूछता है। आपको हेस साइकिल बनानी आनी चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाए। This equation refers to the isolated gaseous atom in the ground state. Ground state का मतलब पता है ना, जब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर रहा, एक्साइटेड स्टेट पे नहीं है। इस तरह कार्बन है ना बेटा, मैं आपको जरा ग्राउंड स्टेट का मतलब बताऊं। कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट है वो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 1s2 2s2 एंड 2p2। ये ग्राउंड स्टेट है कार्बन की। अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट में बनाऊं ना कार्बन की, तो ये आपको पता है कि ये जो 2p2 है ना, ये असल में ऐसे है 2px1 2py1 एंड 2pz0। अगर मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाऊं, ये ग्राउंड स्टेट थी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है बेटा, आपको पता है ना, कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है ना। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक्साइटेड स्टेट में जो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन में कराता था कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में आएगा, तो फिर क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो ये है एक्साइटेड स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। लेकिन वो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट का पूछ रहा है, राइट? तो ग्राउंड स्टेट में आप क्या करेंगे जरा सुनिएगा। ग्राउंड स्टेट में कह रहा है कि इन विच एटम ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। बेटा आपको पता है कौन से ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा पेयर्ड होंगे? अगर आप ग्रुप 2 की बात करें ना, ग्रुप टू में क्या आता है? बेरिलियम 1s2 2s2। मैग्नीशियम has 12 electrons 1s2 2s2 2p6 3s2। बेटा देखें ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। आउटर शेल को देखें, पेयर्ड में आ रहे हैं ना। तो जो ग्रुप 2 के होते हैं वो 2s2 3s2 4s2 5s2 वो पेयर्ड में आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ग्रुप 2 मेटल है बेरियम, तो इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में आएंगे। अच्छा ये जो बाकी आप चेक कर सकते हैं, ब्रोमीन। ब्रोमीन कौन से ग्रुप में? ग्रुप 7 में। ग्रुप 7 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा फ्लोरीन की चेक कर लें। 1s2 2s2 2p5 होता है। 2p5 को जरा आप मजीद देखें ना, 2px2 2py2 एंड 2pz1। ये देखें, ये आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है बेटा? बाज बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं लिंक का, लेकिन मेरा व्हाट्सएप असल में आईपैड पे काम नहीं कर रहा। तो आप काइंडली इन बच्चों को बता दें कि मैं यूट्यूब पर ही क्लास ले रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप आईपैड पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है? मैं लिंक शेयर नहीं कर सकता। अच्छा सल्फर देखें, सल्फर की बेटा जो
आउटर इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड में नहीं है। सल्फर के पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, आप सल्फर की बजाय कोई छोटा एलिमेंट ले लें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, 1s2 2s2 2p4। तो ये देखिए बेटा, ये भी 2p4 है, मतलब 2px2 2py1 2pz1। तो ये भी सारे इलेक्ट्रॉन इसके पेयर्ड में नहीं है आ रहे, ठीक है। सेम फॉर द सिलिकॉन, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, ये बल्कि आप लोग करें खुद और सोचें इसका क्या आंसर होना चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का शाबाश, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होना चाहिए बेटा, सोचें इसको। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लें, क्वेश्चन की बेटा स्टेटमेंट पढ़ ले पहले, क्या कह रहा है। कह रहा है ये यहाँ पर कि विच सैंपल कंटेन द मोस्ट आयोडीन, सबसे ज्यादा आयोडीन किसमें होगा। अच्छा, टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं सिर्फ आपको आंसर की तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। हम डी से स्टार्ट करते हैं बेटा, बाकी आप लोग करेंगे भी। सबसे पहले अमोनियम आयोडाइड का ना, आप पता है एम आर निकाल लें, अमोनियम आयोडाइड का एम आर। तो नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन 1 है, 4 आ रहे हैं। और बेटा आपके पास, लेकिन हैदर आप कह रहे हो लीस्ट नंबर ऑफ एम आर, लेकिन ऊपर आयोडीन तो देखो ना, ऑप्शन ए में आयोडीन ज्यादा भी तो आ रहा है ना, I2 भी तो है। तो इसलिए मेरा ख्याल है आपको चेक करना पड़ेगा। अगर सब में एक एक आयोडीन होता फिर तो ठीक था, सब में एक एक आयोडीन होता ना, फिर आपकी बात ठीक थी कि जहां पर लीस्ट एम आर है वहां बिगर आंसर आएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन ए में देखो 2 आयोडीन आ रहे हैं। अच्छा अब देखो जी, आप पहले एम आर निकाल लो, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 4 आ गया और आयोडीन का 126.9। इसको बेटा आप ऐड कर लो, 144.9 आ रहा है, ठीक है। दिस इज द एम आर। अब आप जरा देखो कि अमोनियम आयोडाइड, आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, आप कहोगे 144.9 ग्राम ऑफ अमोनियम आयोडाइड में आयोडीन कितना है बेटा, जरा सोचें। इस NH4I में जिसका ये MR आ रहा है 144.9, इसमें आयोडीन कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आयोडीन, 126.9 ग्राम्स ऑफ आयोडीन आ रहा है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ NH4I इज इक्वल टू X। ये बेटा आपका X होगा। अब आप यहां से बेटा X निकाल ले, X इज इक्वल टू 126.9 डिवाइडेड बाय 144.9। आपके पास आंसर आ जाएगा जी, कर लें जरा इसको। 126.9 डिवाइडेड बाय 144.9, 0.875 कर सकते हैं बेटा। परसेंटेज मेथड से भी आप कर सकते हैं बिल्कुल। अब जरा देखें आप, हम किसी एक और का भी चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए ना कि डी के अंदर ही आपका आयोडीन ज्यादा है। किसका चेक कर लें जी, हम इस तरह करते हैं, कैल्शियम आयोडाइड चेक कर लेते हैं। कैल्शियम आयोडाइड, कैल्शियम आयोडाइड में, अच्छा इसमें ना आप एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज जरा पीरियोडिक टेबल से देख लिया करें भाई। कैल्शियम का जो एटॉमिक मैस है वो 40.1 आ रहा है, 40.1। आयोडीन का आ रहा है 2 टाइम्स 126.9, ठीक है। तो जरा बेटा इसका एमआर निकाले ना, तो 2 टाइम्स 126.9 प्लस 40.1, एमआर आ रहा है 293.9। प्लस 126.9 टाइम्स 2 प्लस 40.1, 293.9 आ रहा है। दिस इज द एमआर। बड़ा इतने कैल्शियम आयोडाइड में आयोडीन पता है कितना आ रहा है, 2 आयोडीन है ना, तो 2 इंटू 126.9, तो 1 ग्राम में कितना आएगा, एक्स आएगा। जरा बेटा यहाँ से एक्स निकाले ना आप, एक्स निकालना आपने क्या करें, 2 इंटू 126.9 करें डिवाइडेड बाय 293.9 करें, तो ये आ रहा है आपके पास 0.863। कितना आ रहा है,
0.863। तो आप देखें बेटा कहां पर ज्यादा आ रहा है, ए में ज्यादा आ रहा है या डी में? डी में ज्यादा आ रहा है, वो 0.875 है, ये 0.863 है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, डी आपका राइट आंसर है। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आप एक हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं क्यू को, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। व्हाट कुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ क्यू? तो बेटा यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। CXHY है, आपने इसको बर्न किया और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बना, आपके पास वाटर बना। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है 3.52 ग्राम, वाटर बन रहा है 1.44। बेटा अब आप इस तरह करें कि इसके मोल्स निकालने, कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो है 3.52 डिवाइडेड बाय इट्स MR44, 3.52 डिवाइडेड बाय 44, ये मोल्स आ रहे हैं बेटा। मोल्स कितने आ रहे हैं? 0.08। वाटर के मोल निकालें, 1.44 डिवाइडेड बाय 18, तो ये भी आ रहा है 0.08। बेटा मोलर रेशियो क्या आ रही है? 1:1 आ रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका बेटा यहाँ पर हाइड्रोकार्बन है ना, ये हाइड्रोकार्बन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मोलर रेशियो 1:1 हो। फॉर एग्जांपल ए को चेक करते हैं, ए को चेक करके देखते हैं। ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? 6 कार्बन है, C6 हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, राइट, क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, तो C6H6 है। अगर आप इसको बर्न करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, वाटर कितने बनेंगे? 3H2। क्या बेटा मोलर रेशियो 1:1 है? नहीं, ये 1:2 है। जितना वाटर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उसका डबल बन रहा है, ये गलत हो गया। बी को जरा चेक करते हैं। बी कितने कार्बन है चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ईच कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन ना, क्योंकि डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो ये बनेगा C8H16। जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल हो रहे हैं। इसको बेटा अगर आप बर्न करें तो कितने जी कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनेंगे? 8 मोल्स ऑफ CO2, और हाइड्रोजन वाटर कितने बनेंगे? इसका हाफ, 8H2O। ऑक्सीजन तो आप बाद में बैलेंस कर लें, लेकिन बेटा ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में मोलर रेशियो सेम है या नहीं है? 1:1 आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। बी आपका राइट आंसर है। आप बाकी चेक कर लें, सी और डी, उसमें मोलर रेशियो सेम नहीं होगी। तो आपको क्या करना था? आपको ये देखना था बेटा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में मोलर रेशियो आ रही है 1:1। आपने ऑप्शन ABCD में बेटा, ये बच्चे ने पता नहीं क्या क्वेश्चन किया, तो समझ नहीं आ रही। बेटा ये मुझे आपका मैसेज समझ नहीं आया, पता नहीं आपने क्या लिखा है स्लो मोशन करके, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई बेटा। अच्छा अब आगे चलें। हैदर आप मुझे बताना बेटा, कोई ऑनलाइन क्लास में मेरी आवाज तो नहीं कट रही? ये बेटा बी इज द राइट आंसर। अगर आप सी को देखें ना, तो सी भी राइट आंसर नहीं होगा। क्यों? क्यों देखें आपके पास सी में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। इसको जब आप बर्न करेंगे तो ये 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक बन रहा है। तो ये 1:1 रेशियो तो नहीं है ना। आपने तो वो फॉर्मूला ढूंढना था कि जिसको बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में 1:1 मोलर रेशियो हो, तो वो बी है बेटा। बी इज द आंसर। ठीक है, तो ये सारे गलत होंगे। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं। इथेन एंड इथीन बोथ आर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल, व्हाट इज द फीचर ऑफ बोथ मॉलिक्यूल? बेटा इथेन देखिए, ये इथेन है। इथेन के अंदर ईच कार्बन इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट एटम्स ना, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है 109.5। इथीन बेटा ऐसी है, देखिए इथीन के अंदर ईच कार्बन इज कनेक्टेड विद थ्री अदर एटम्स, और ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो एंगल भी सेम नहीं हो सकता और ज्योमेट्री भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि एक कार्बन sp3 है, एक कार्बन sp2 है। sp2 प्लेनर होता है, sp3 नॉन प्लेनर टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों के अंदर आपके पास पाई कोवेलेंट बॉन्ड या सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, बोथ हैव सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों में सिग्मा बॉन्ड्स तो है ना, तो आपने बताना है व्हाट इज अ फीचर ऑफ बोथ मॉलिक्यूल, तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए।
Element J and L are both in group 15. J and L each form a gaseous covalent hydride in which their oxidation number is -3. In the liquefied forms of these hydride, significant hydrogen bonding occur in the hydride of L. तो बेटा L तो फौरन पता चल गया नाइट्रोजन। देखें ग्रुप 5 या 15, ग्रुप 5 में कौन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? ग्रुप 5 में कौन है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो बेटा इसमें नाइट्रोजन कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड ना, तो इसलिए नाइट्रोजन तो एल है, क्योंकि वो कह रहा है एल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। विच रो अबाउट जे एंड एल कुड बी करेक्ट? आपको ये पता चल गया एल इज नाइट्रोजन, तो फिर जे डेफिनेटली आर्सेनिक होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p3, s2p3। अब देखिए s, अच्छा फास्फोरस की क्या होगा? आखिर तो होगा तो यही, सिर्फ ये नंबर ऑफ शेल बढ़ गए होंगे। ये 2s2 2p3 है ना, तो ये होगा 3s2 3p3। नीचे आएंगे तो 4s2 4p3। तो बेसिकली ये कोफिशिएंट बढ़ रहा होता है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स उतना ही होते हैं। तो s2p3, s2p3। तो ये देखिए आपका बेटा ये आंसर होगा बी वाला। बी इज द आंसर, कि जिसमें एल नाइट्रोजन है, जे आर्सेनिक है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2p3 ही आएगी। ठीक है। Which gas will behave least like an ideal gas at 150 and 101 kilopascals? बड़ा लीस्ट लाइक, अब वो कह रहा है ना कि अगर वो कहता है ना कि विच गैस विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, तो नो आईएमएफ। अब वो कह रहा है कि लीस्ट लाइक एन आइडियल गैस, इसका मतलब उसमें आईएमएफ इज प्रेजेंट। आईएमएफ इज प्रेजेंट। कह रहा है कि जो आइडियल गैस नहीं है, आइडियल गैस की तरह बिल्कुल भी नहीं है, और टेम्परेचर कितना कर रहा है? 150 हाई टेम्परेचर। मतलब ये हुआ कि हाई टेम्परेचर के बावजूद वो गैस आइडियल नहीं है और उसमें आईएमएफ है। पहले स्टेटमेंट समझे कि 150 मतलब हाई टेम्परेचर देने के बावजूद आईएमएफ इज प्रेजेंट। तो आप वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जिस ऑप्शन में आपको लग रहा होगा कि यहाँ आईएमएफ बहुत स्ट्रांग है। देखिए पहली बात, ये तो गैसेस हैं, फ्लोरीन एंड क्रिप्टॉन, मतलब अमोनिया भी गैस है, लेकिन ये तो नॉन पोलर है, इनमें तो आईएमएफ बहुत ही वीक होती है। तो इतने हाई टेम्परेचर पर तो आइडियल बिहेव कर रही होती है। तो आपने उन ऑप्शन की तरफ जाना है जिनमें स्ट्रॉन्गर आईएमएफ होती है। तो वो आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक अमोनिया और एक स्टीम। लेकिन अमोनिया और स्टीम में ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किसमें होती है? अमोनिया और स्टीम में ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अमोनिया और स्टीम के अंदर ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट आईएमएफ है वो जहरी बात है स्टीम में। आपको पता है ना, वाटर, वाटर में आईएमएफ स्ट्रॉन्गर है और अमोनिया में स्ट्रॉन्गर नहीं है। इसलिए आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? स्टीम की तरफ। ये बात बेटा क्लियर है या नहीं है? देखें अमोनिया और स्टीम दोनों को आप 150 पे हीट करें। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती, वाटर में ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है। तो जब आप दोनों को हीट करेंगे 150 में, तो कंपैरेटिवली रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर आईएमएफ फिर भी किस में प्रेजेंट होंगी? वाटर में होंगी। तो इसलिए ये लीस्ट आइडियल गैस के तौर पर बिहेव करेगा। तो इसलिए बेटा आपने ऑप्शन डी की तरफ जाना है। आपको ना इसमें क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको बेटा अंडरस्टैंड करना है कि लीस्ट लाइक एन आइडियल गैस मतलब जिसमें आईएमएफ है, और 150 हाई टेम्परेचर के होने के बावजूद आईएमएफ है, इसका मतलब उसमें आईएमएफ बहुत स्ट्रांग थी और वो वाटर ही होगा। ठीक है। अच्छा आगे चलें। व्हेन इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड कहते हैं जो बिल्कुल अंदर से खाली ग्लास बल्ब है। व्हेन एन इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब of volume 200 cubic centimeter is filled with a gas at 300 Kelvin and 101 kilopascals, the mass of bulb increased by 0.68. The gas obeys the ideal gas equation. What is the identity of gas? बेटा आपको यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन उसने वर्ड दे दिया तो समझ आ जानी चाहिए। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपने लगाना है, और आइडेंटिटी है तो आप बेटा एमआर निकालेंगे। ठीक है। आइडेंटिटी के लिए एमआर, तो पीवी इज इक्वल टू
n नंबर ऑफ मोल को ओपन करें, mass our mr और RT, और बेटा अब आप mr को अपना सब्जेक्ट बना लें, mr इज इक्वल टू mRT our PV। यूनिट कन्वर्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो मैस वो ग्राम में होगा, टेम्परेचर केल्विन में होगा, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में होगा, और प्रेशर बेटा आपका पास्कल्स में होगा। ठीक है, तो mr इज इक्वल टू मैस इन ग्राम, गैस का मैस है 0.68 टाइम्स r कितना है कांस्टेंट 8.31, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना है बेटा, प्रेशर कह रहा है 101 किलो पास्कल ना, तो किलो को 1000 में लेके जाएं, 101 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर 3 पास्कल्स, और वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में लेके जाना है बेटा, ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, आपने क्यूबिक मीटर में जाना है, तो डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, 10 की पावर 6 से डिवाइड करना है। अगर क्यूबिक डेसीमीटर से क्यूबिक मीटर में जाना होता तो 10 की पावर 3 से, तो इसलिए 200 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -6। बड़ा इस सारे को सॉल्व कर ले, शाबाश जल्दी से। बड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपके पास mr आ जाएगा ना, फिर आप वो पीरियोडिक टेबल से देख लेंगे कि mr कितना आ रहा है। आपके पास आंसर आ रहा है कोई 83.9 mr। बेटा ये 83.9 आप चेक करें ना, पीरियोडिक टेबल में किसका आ रहा है, क्रिप्टॉन का आ रहा है, तो दिस इज द क्रिप्टॉन, राइट। अच्छा नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन of NO2 is plus 33.2, the standard enthalpy change of formation of this, आपको इस रिएक्शन का बताना है। बेटा ये आपका रिएक्शन है जिसमें NO2 N2O4 में जा रहा है, फॉर्मेशन उसने आपको दी हुई है ना, आपको मैंने बार बार ये बात बताई है कि जब भी फॉर्मेशन इज गिवन नीचे एलिमेंट्स लिखेंगे, फॉर्मेशन गिवन है तो नीचे एलिमेंट्स लिखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसकी फॉर्मेशन हो रही है जी NO2 की। देखें NO2 की फॉर्मेशन 1 मोल के लिए प्लस 33.2, यहाँ 2 मोल बन रहे हैं भाई, तो 2 टाइम्स 33.2। ठीक है ना बेटा, फॉर्मेशन एलिमेंट से ऊपर की तरफ एरो जाएगा, 1 मोल NO2 बन रहा होता तो 33.2, यहाँ 2 मोल बन रहे हैं, टाइम्स 2 कर दिया। N2O4 की फॉर्मेशन हो रही है, 1 मोल ही है, तो प्लस 9.2। अब बेटा आपने ये फाइंड आउट करना है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज स्टार्टिंग, ये आपका फाइनल है, तो आप यहां से बेटा इस तरह करें, ऐसे, और यहां से ऐसे, ये आएगा जी 2 टाइम्स 33.2 प्लस ये बेटा आपका क्वेश्चन मार्क, जो मैं ऐसे लिख देता हूं, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9.2। बेटा ये क्वेश्चन मार्क इधर ही रहने दें, 9.2 माइनस 2 टाइम्स 33.2। बेटा इसको सॉल्व करें, शाबाश जल्दी से। डेल्टा H इज इक्वल टू 9.2 माइनस 66.4, माइनस 57.2 इज द आंसर। बेटा ये ए आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ठीक है बेटा, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड है, कह रहे जी सेपरेट सैंपल ऑफ, ये है जी, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया हुआ है बेटा 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, 0.1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर उसकी कंसंट्रेशन है। पहला काम ये करें, यहीं पर इसके मोल निकाल लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है मोल निकाल लें। कैसे, 25 टाइम्स 0.1 डिवाइडेड बाय 1000, 25 टाइम्स 0.1 डिवाइडेड बाय 1000, कितने मोल्स आ रहे हैं जी इसके, 0.0025 मोल्स। ठीक है ना, NaOH के कितने मोल्स आप ऐड कर रहे हैं, 0.0025। इसको आपने बेटा ऐड किया 3 डिफरेंट एसिड सॉल्यूशन के अंदर। The temperature of each of the solution was 298 Kelvin before mixing. Which statement describes the temperature rises that occur on mixing of these 3 acids separately with NaOH? आप पहले ये देखिए बेटा,
कि NaOH है आपके पास ये, और इसका रिएक्शन आप कर रहे हैं एसिड के साथ ना। अगर मैं इसकी आयनिक इक्वेशन बना लूं, ये OH है और इसका H आयन से रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O। ठीक है, OH कितना है 0.0025, H आयन जरा आपने निकालना। अब पता है इसमें आपने क्या करना है, पहले ऑप्शन हम देखते हैं। कह रहा है द टेम्परेचर राइज इन ऑल थ्री मिक्सचर इज सेम। सेम तो नहीं हो सकता क्योंकि एक वीक एसिड भी है ना। द टेम्परेचर राइज यूजिंग H2SO4 and HCl is same. The temperature rise of एथेनोइक एसिड इज ग्रेटर, ये तो गलत है, वीक एसिड का ज्यादा नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेशन उसने एक जैसी ली हुई है। द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर राइज, अच्छा अब देखें डी के चांसेस मैक्सिमम है, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं। आपने चेक करना है कि एच आइन कहां पर ज्यादा आ रहा है, एच आइन के मोल्स, जरा HCl में मोल निकालें कितने आ रहे हैं भाई, HCl में मोल निकालें ना कितने आ रहे हैं। कैसे मोल निकालेंगे, ये कंसंट्रेशन है, ये वॉल्यूम है, इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 1000 करें। ठीक है, तो 0.05 टाइम्स 25 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ रहा है 0.00125, ये अगर आप HCl लेते हैं देन। लेकिन अगर आप बेटा अगर आप लेते हैं H2SO4, H2SO4 में एक चीज ध्यान में रखें, 2H आइन, जितना सल्फ्यूरिक एसिड होगा ना, H आइन उसके क्या बनेंगे, डबल बनेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, राइट। अब जरा आप सल्फ्यूरिक एसिड के केस में करें, OH तो उतना ही है बेटा 0.0025, H2SO4 के कितने मोल हैं, H2SO4 के जरा मोल चेक करते हैं कितने आ रहे हैं, 0.05 टाइम्स 25 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ रहे हैं 0.00125, 0.00125। ठीक है, लेकिन बेटा मुझे ये बताएं, ये तो आ रहा है 0.0025। एच आइन कितने बनेंगे, ये तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स थे ना। जब सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होगा तो क्या 2H आइन और सल्फेट आइन नहीं बनाएगा। तो आप मुझे ये बताएं, सल्फ्यूरिक एसिड के जितने मोल होंगे हाइड्रोजन आइन के डबल नहीं हो जाएंगे, डबल होंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल है 0.00125, इसको टाइम्स 2 करें ना बेटा, टाइम्स 2 करें तो कितना आ रहा है 0.0025। तो बताएं कहां पर एच आइन के मोल ज्यादा है, जहां एच आइन के मोल ज्यादा होंगे वहां पर ज्यादा वाटर बनेगा ना, क्योंकि देखिए नीचे वाले में कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है, ऊपर वाले में वाटर कितना बनेगा 0.00125, नीचे वाले में वाटर कितना बनेगा 0.0025। तो जहां ज्यादा वाटर बन रहा है, मोर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, मोर एनर्जी इज रिलीज। तो वो कह रहा है जी द ग्रेटेस्ट टेम्परेचर राइज अकर ड्यूरिंग H2SO4, क्योंकि H2SO4 बेटा एक डायप्रोटिक एसिड है। डायप्रोटिक एसिड का मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड के जितने मोल होंगे, हाइड्रोजन आयन उसका डबल बनेंगे। ये जो आप मोल्स निकाल रहे हैं ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड के हैं, हाइड्रोजन आयन बनेंगे इसका डबल। जब इसके डबल बनेंगे तो फिर वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा OH आयन को और ज्यादा वाटर बनेगा, मोर एनर्जी रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। NCl3 reacts with water, the oxidation state of nitrogen does not change in this reaction, which statement is correct? इसे देखिए, कह रहा है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो। अच्छा, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे NCl3 में कि जी हम नाइट्रोजन को माइनस रखें या प्लस रखें। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन उसने ये कहा है ना कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, तो यहां से आप यहां से हेल्प में, हाइड्रोजन 1 प्लस है, +3 और ये -3, इसका मतलब है नाइट्रोजन यहाँ -3 है, तभी चेंज हम कहेंगे ना चेंज नहीं हो रही। और Cl इज +1 और ये +3। HClO में देखें, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन 1 प्लस, क्लोरीन 1 प्लस। अच्छा, अब जरा आपने बताना है जी इसमें क्या हो रहा है। क्लोरीन जो है, नाइट्रोजन तो चेंज नहीं हो रहा, राइट, नाइट्रोजन चेंज नहीं हो रहा, क्लोरीन +1 है और ये किस में जा रहा है जी, +1 में ही जा रहा है ना। हाइड्रोजन भी चेंज नहीं हो रहा, अब यहाँ देखें ऑक्सीजन -2, ये +1, ये +2, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है इसमें, ना क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, ना क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज। तो दिस इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स नहीं है इसमें। अब याद रखिए, ये तो नहीं होता ना कि हर रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही हो, तो इसमें कुछ भी नहीं हो रहा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। ये शाबाश आप करें बेटा, पहले आपने बताना है कि सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की कहां पर है और ज्यादा कहां पर आ रही है। शाबाश, ट्राई करें बेटा इसको। जी बेटा शाबाश, कर दें इसको जल्दी से।
In which row do the oxidation number of vanadium increases? इसको चेक करते हैं। V2O3 ऑक्सीजन 2 माइनस होता है, तो 3 2 6 माइनस, ये 6 प्लस, और ईच वेनेडियम है 3 प्लस, तो यहाँ वेनेडियम 3 प्लस आ रहा है। दूसरे में आ रहा है जी VO और ओवरऑल चार्ज आ रहा है 2 प्लस, तो ऑक्सीजन 2 माइनस, वेनेडियम 4 प्लस आ रहा है, तो वेनेडियम यहाँ पर 4 प्लस। तीसरे वाले में देखें VO3 1 माइनस, VO3 1 माइनस, तो ये -2 6 माइनस, और ये क्या आएगा जी यहाँ पर +5। तो ये देखें ना बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट वेनेडियम की ऑप्शन सी में भर रही है, V2O3 में +3 है। अच्छा एक की देखते हैं, ये बात ध्यान में रखें, अक्सर बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो +6 है। भाई आपने एक वेनेडियम की देखनी है कि एक वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक वेनेडियम की, ठीक है, वो +3 है। नेक्स्ट में एक वेनेडियम की क्या आ रही है +4, उससे नेक्स्ट में एक वेनेडियम की क्या आ रही है +5। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए जी। सिंथेसिस ऑफ फॉर मेथनॉल इज शोन, ये बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो आप इस तरह लिख दिया करें, हीट रिलीज हो रही है। विच कंडीशन विल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट यील्ड ऑफ मेथनॉल एट इक्विलिब्रियम? बेटा देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आप जितना टेम्परेचर कम करेंगे ना, आप हीट को एज अ प्रोडक्ट के तौर पर डील करें तो बहुत आसानी हो जाती है। देखें इसको ऐसे समझें, CO2 H2 CH3OH वाटर और हीट। आप बेटा हीट निकाल रहे हैं, आप जितना हीट निकालेंगे रिएक्शन मिक्सर से, रिएक्शन उतना क्या जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। जितनी हीट आप रिलीज करवाएंगे ना रिएक्शन मिक्सर से निकालेंगे, उतना रिएक्शन मिक्सर मजीद हीट जनरेट करेगा। तो इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और मजीद प्रोडक्ट बनेगा। वो कह रहा है ग्रेटेस्ट यील्ड, ज्यादा प्रोडक्ट कब बनेगा, हाई टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर, तो लो टेम्परेचर पर। जितना टेम्परेचर कम करते जाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाता जाएगा। दूसरा प्रेशर को बताना है। देखिए यहाँ पर कितने मोल्स हैं जी, यहाँ पर हैं 4 मोल्स, यहाँ कितने मोल्स हैं जी, यहाँ पर हैं 2 मोल्स। गैसेस है ना, तो क्या पहले देख लेना, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट गैसेस पर होता है, अगर बीच में लिक्विड आ रहा होगा उसको आप इग्नोर कर देंगे। 4 मोल्स और 2 मोल्स, मोर वॉल्यूम लेस वॉल्यूम। अब देखिए आपको पता है अगर रिएक्शन मिक्सर ने अपना वॉल्यूम कम करना होगा तो वो फॉरवर्ड जाएगा क्योंकि कम मोल बन रहे हैं, और अगर रिएक्शन मिक्सर का आपने वॉल्यूम बढ़ाना है तो आपको बैकवर्ड लेके जाना पड़ेगा। लेकिन ये वॉल्यूम कम और ज्यादा कैसे होता है, प्रेशर का आपको रिलेशन आना चाहिए। जितना प्रेशर ज्यादा करेंगे वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, जितना प्रेशर ज्यादा करेंगे उतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वॉल्यूम कम करने के लिए रिएक्शन को किधर मूव करना है भाई, अगर रिएक्शन मिक्सर ये चाहता है कि मैं अपना वॉल्यूम कम करूं तो रिएक्शन को किधर मूव करना होगा, जहां कम मोल्स हैं। कम मोल्स किधर है, राइट साइड पर है। तो बेटा देखें, अब आप अगर प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर आप क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, तो प्रेशर को जब बढ़ाएंगे तो रिएक्शन मिक्सर का वॉल्यूम क्या होगा बताइएगा, कम होगा, राइट, वॉल्यूम कम होगा ना। तो वॉल्यूम कम करने के लिए रिएक्शन मिक्सर किधर मूव करेगा, राइट साइड पर। राइट साइड पर ज्यादा मेथनॉल बनाएगा तब वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो जब वॉल्यूम कम होगा और रिएक्शन राइट साइड पे जाएगा तो आपकी यील्ड बढ़ रही है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थोड़ा ट्रिकी है, तो ध्यान से समझना आपने। कह रहे कि हाइड्रोजन एंड आयोडीन कैन रिएक्ट रिवर्सिबली टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयोडाइड, द इक्वेशन इज शोन। H2 और I2 का रिएक्शन मैं यहाँ लिखता हूँ, H2 plus I2 it gives 2 moles of HI। अच्छा इनिशियल मोल कितने हैं जी, I stands for इनिशियल मोल, कितने हैं जी, हाइड्रोजन के 4.0। अच्छा ये मोल्स ही कंसेंट्रेशन है, मोल्स ही कंसेंट्रेशन है क्योंकि टोटल वॉल्यूम कितना लिया है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, तो जो मोल्स होंगे वही आपकी कंसेंट्रेशन होगी। अच्छा आयोडीन कितना लिया हुआ है जी, उसके मोल्स नहीं पता, X, ये भी आपका कुछ भी नहीं। चेंज, चेंज C स्टैंड्स फॉर चेंज इन मोल, कितने चेंज आ रहे हैं बेटा, ये भी आपको नहीं पता। और एंड E स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम। अच्छा इक्विलिब्रियम पर वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, बेटा 2 मोल बने जी, ठीक है जी, ये आपके सामने। अब आपको बताना है कि हाइड्रोजन कितना बचा है। देखिए पहले आप देखें हाइड्रोजन और आयोडीन में मोलर रेशियो कितनी है, 1:2। मतलब जितना हाइड्रोजन यूज होगा
HI उसका डबल बनेगा। HI कितना बन रहा है बेटा 2, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन कितना यूज हुआ 1 मोल, क्योंकि जितना HI बनेगा हाइड्रोजन उसका हाफ यूज होगा। HI बना 2 तो हाइड्रोजन यूज होगा हाफ 1 मोल। तो चेंज कितना आया बेटा 1 मोल का चेंज। ये माइनस कर दे, माइनस इसलिए करते हैं कि 4 स्टार्टिंग था उसमें से 1 कम हो गया ना, वो आगे चला गया, लेकिन जितना यूज होगा ना उसका डबल HI बनेगा ना, तो ये यूज हुआ 1 तो 1 का डबल HI बन गया, राइट। तो इक्विलिब्रियम कितना बचा जी इसका, हाइड्रोजन बच गया 3.0, ये आपका इक्विलिब्रियम मोल आ गया, ठीक है, और यही कंसेंट्रेशन भी। अब आपको बेटा यहां पर ये बताना है कि आयोडीन के क्या मोल्स आ रहे हैं जी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम मोल आयोडीन के कितने आ रहे हैं, ये नहीं पता ना आपको, बट Kc इज गिवन। आप देखें Kc उसने आपको दिया हुआ है, Kc फॉर दिस रिएक्शन। आपको एक बात मैं और बता दूं, आपको ये बात सबको पता होनी चाहिए कि जितने भी कांस्टेंट है ना, ये Kc एंड Kp, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ओनली टेम्परेचर कैन चेंज द वैल्यू ऑफ Kc एंड Kp, ये बात याद कर लें, ठीक है। इसके अलावा और जो फैक्टर्स हैं, कंसेंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट, वो Kc Kp पर कोई फर्क नहीं डालते। अब बेटा हम जरा I2 की वैल्यू निकालते हैं। Kc इज इक्वल टू ये HI का स्क्वायर होगा और ये H2 और ये I2। Kc कितना है 4 आ रहा है, HI की कितनी वैल्यू है 2, लेकिन इसका स्क्वायर होगा बेटा, और H2 की कितनी वैल्यू है 3 और I2 आपको नहीं पता। यहां से बेटा आप जरा अगर I2 निकाल लें, ये आ जाएगा 12I2, ये बेटा ये नीचे वाला मैं इधर ले गया हूं, ठीक है ना, इज इक्वल टू 4, और I2 की जो कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर आ रही है 4 डिवाइडेड बाय 12, तो I2 बेटा कितना आ रहा है आपके पास 0.33। I2 इक्विलिब्रियम पर कितना आ रहा है पता चल गया 0.33। तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं 0.33 बेटा, ये 0.33 आयोडीन बचा है। आपने तो असल में एक्स बताना है ना कि इनिशियल कितना था, है ना, 0.33 तो बच गया है जो इक्विलिब्रियम पर अनरिएक्टेड था। अब बेटा ये 0.33 तो बचा है, यूज कितना हुआ आप बता सकते हैं, यूज कितना हुआ। आप कहेंगे कि हम वो हाइड्रोजन से हेल्प ले सकते हैं, हाइड्रोजन कितना यूज हुआ 1 मोल, तो आयोडीन भी कितना यूज होगा भाई, 1 मोल नहीं यूज होगा क्या, आयोडीन भी 1 मोल यूज होगा, आयोडीन पे कितना यूज होगा 1 मोल, क्योंकि अगर हाइड्रोजन 1 मोल यूज हो रहा है तो आयोडीन भी 1 मोल यूज होगा, क्योंकि मोलर रेशियो 1:1 है बेटा, राइट। अब आपने एक्स बताना है, तो बेसिकली इन दोनों को ऐड कर दें। देखिए ना, अगर आप ये चेंज इन मोल और इक्विलिब्रियम मोल को ऐड करते हैं तो ये मोल बन जाते हैं ना, तो आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास एक्स आ जाएगा। 1 और 0.33 को ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1.33। सी इज द आंसर। समझ आई बेटा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें उसने मोस्टली वो पूछता है क्या है कि आपको इनिशियल दे देता है, इक्विलिब्रियम पूछता है, इसमें उसने आपको इक्विलिब्रियम दे दिया है और आपसे वो इनिशियल मोल पूछ रहा है, ठीक है, तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। A large amount of N2O decomposes into nitrogen gas and oxygen gas in the presence of tiny amount of gold foil catalyst. The gold foil provides a solid surface on which the catalyzed reaction takes place. The graph shows the concentration of N2O against time as it decomposes. The graph is a straight line. अच्छा बेटा, अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, क्या आप ये समझते हैं कि यहाँ पर ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है या ग्रेडियंट कांस्टेंट है, ये बताएं, क्या ग्रेडियंट कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है, क्या कहते हैं जी आप लोग। अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालें इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, क्या ग्रेडियंट कांस्टेंट आएगा। स्लोप जिसको हम कह सकते हैं, क्या स्लोप कांस्टेंट है, यस। तो स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब है रेट इज कांस्टेंट, क्योंकि ग्रेडियंट रेट होता है। राइज ओवर रन है ना बेटा, ग्रेडियंट क्या होता है, राइज ओवर रन। तो कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। तो आपका जो रेट है वो बेसिकली ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट क्या है, राइज ओवर रन। तो आप इस लाइन को देख के ये बता सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है ये थ्रू आउट कांस्टेंट जा रही है बेटा, कांस्टेंट है ना, मतलब ये है कांस्टेंट का कि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन
N2O की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा। N2O अगर ज्यादा होता, N2O अगर इतना होता या N2O इतना होता, रेट ऑफ रिएक्शन एक ही स्पीड से हो रहा है। वो मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ग्रेडियंट कांस्टेंट है। रेट, ग्रेडियंट का मतलब है रेट, क्योंकि रेट का जो फॉर्मूला है वही ग्रेडियंट का फॉर्मूला राइज है, बढ़ रहा है, तो इसलिए रेट इज कांस्टेंट। तो अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, which row describe the change in rate as N2O decomposes from 0 to 10? चेंज इन रेट क्या है बेटा? 0 से 10 पर जो रेट में चेंज आ रहा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है या नहीं? रेट एक कांस्टेंट रेशो के साथ डिक्रीज हो रहा है। ये नहीं हो रहा है कि शुरू में रेट ज्यादा चेंज हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता। जनरली होता यही है कि जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं तो शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेजी के साथ हो रहा होता है और टाइम गुजरने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। लेकिन बात ऐसे भी रिएक्शन है जिनकी डिटेल आप A2 में पढ़ेंगे। इनको आप कहते हैं A2 में मैं बताऊंगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर आपको कहां से ये देखना है कि यहाँ पर रेट इज कांस्टेंट, ये लाइन आपको बता रही है ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। तो द चेंज इन रेट क्या हो रहा है? चेंज इन रेट एज N2O डिकम्पोजेस, चेंज इन रेट नन, कुछ भी नहीं हो रहा भाई। इफेक्ट ऑफ एडिंग मोर गोल्ड फाइट कैटलिस्ट, जितना बेटा आप कैटलिस्ट डालते हैं ना तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन उतना जल्दी होता है। कैटलिस्ट बेटा इस तरह का केस तो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ना कि आप कैटलिस्ट डालें और रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क ही ना पड़े, वो तो पड़ता है। तो इसलिए कैटलिस्ट अगर आप डालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पर फर्क पड़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ये आपका ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है ना बेटा। तो ग्रेडियंट यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो रेट कांस्टेंट। रेट का फॉर्मूला आप सबको आना चाहिए बेटा। रेट का फॉर्मूला क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम इन सेकंड्स या मिनट जिस भी उसने लिया होगा। तो रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। The Haber's process for the manufacture of ammonia is represented by the equation shown. Which statement is correct about this reaction when the temperature is increased? बेटा देखें, आप जब किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से कुलीगन बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी। तो ये बात ध्यान में रखें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगा, बैकवर्ड रिएक्शन भी बढ़ेगा। देखिए दो चीजें, अगर तो वो ये कहता है ना कि टेम्परेचर के बढ़ाने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फिर तो और बात थी, आपने बताना था कि रिएक्शन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा या लेफ्ट साइड पर। लेकिन वो बेटा यहां पर बात कर रहा है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट इंक्रीज, बिल्कुल दोनों रेट बढ़ेंगे। ओनली बैकवर्ड रेट इंक्रीज ये तो नहीं हो सकता ना बेटा कि आपने इस रिएक्शन मिक्सर का टेम्परेचर बढ़ाया और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है, फॉरवर्ड का रेट नहीं बढ़ रहा। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का बढ़ेगा, फॉरवर्ड का भी बैकवर्ड का भी। अगर वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करता ना तो फिर ये बात ठीक थी कि क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो वो वर्ड है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ वो रेट की बात कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों का बढ़ता है। बैकवर्ड रिएक्शन ओनली इंक्रीज, फॉरवर्ड और नो इफेक्ट। तो बेटा बाकी सारे गलत हैं, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से कुलीगन बढ़ती हैं और कुलीगन के बढ़ने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड दोनों रेट बढ़ेंगे। Ammonia is added to a separate sample of NaCl, MgCl2, BaCl2 and SaCl4. Under the condition of this experiment, only two samples will produce a white precipitate when aqueous ammonia is added. अच्छा बेटा यहाँ देखें, उसने कहीं पर excess of ammonia का वर्ड यूज किया हुआ है? नहीं किया हुआ है ना। excess of ammonia तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना। तो याद रखें जब भी excess of ammonia वो ना यूज करें, सिर्फ लिखे कि aqueous ammonia, तो इसका मतलब है वो कुछ ड्रॉप्स ऐड कर रहा है। तो एक्वस अमोनिया का ये मतलब होता है बेटा, गौर से देखिएगा। अमोनिया को जब आप थोड़े से वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना बेटा, तो ये पता है क्या बना देता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। अब आपसे वो जो पूछना चाह रहा है वही पूछना चाह रहा है कि बच्चे के पास क्या ये नॉलेज है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ये पूछना चाह रहा है। अब देखिए आप
उसने कहा ना एक्वस अमोनिया, अब एक्वस अमोनिया का मतलब है NH4OH, ये मतलब है इसका, एक्वस अमोनिया मीन NH4OH। बट NaCl के अंदर आप NH4OH डालें, NH4 को अगर आप इग्नोर भी कर दें, सिर्फ OH ले लें, तो कोई प्रेसिपिटेट बनते हैं? कोई नहीं बनते बेटा। NaOH तो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, नो प्रेसिपिटेट। आपने बताना है कहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, आपने क्या बताना है कहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। लेकिन अगर आप बेटा MgCl2 लें और OH लें इसमें, तो MgOH होल ट्वाइस व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता है जी बनेंगे? बेटा इसलिए बनेंगे क्योंकि ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो आप ऊपर से आए ना, तो ये तो बिल्कुल टॉप पे आ रहा है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन से हाइड्रोक्साइड मोर सॉल्युबल होते हैं? जो डाउन द ग्रुप आ रहे होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम क्लोराइड एक तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। क्या बेरियम हाइड्रोक्साइड देगा? बिल्कुल भी नहीं बेटा। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम, बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड तो वाटर सॉल्युबल होगा ना, तो इसलिए बेरियम के नहीं बनेंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सोडियम भी नहीं बनाता बेटा, सोडियम भी नहीं बनाता, तो बेरियम भी नहीं बनाता, तो बी इज द आंसर कि मैग्नीशियम क्लोराइड को आप जब एक्वस अमोनिया में डालते हैं तो एक्वस अमोनिया से OH आएगा और वो Mg के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, MgOH होल ट्वाइस। ठीक है जी। एक मिनट बेटा, अगर आप वेट कर लें थोड़ा सा, सिर्फ एक मिनट। बेटा अगला क्वेश्चन आप पढ़ें और इससे भी अगला पढ़ें, ये दो क्वेश्चन बेटा आप लोग जल्दी से जरा देखें। ये ले, शाबाश। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 18, why is the ionic radius of sulfide ion is larger than the ionic radius of potassium ion? अब बेटा देखें, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये जो सल्फर और पोटाशियम है क्या सेम ग्रुप में है या नहीं है, सॉरी सेम पीरियड में है। ये देखिएगा बेटा, पोटाशियम ये आ रहा है इधर 1 2 3 4, नहीं सेम ग्रुप में तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें एक में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और एक में एक शेल कम हो रहा है, चले हम इसको चेक कर लेते हैं अभी। और सल्फर तीसरे में आ रहा है, ठीक है। अभी बेटा इसको देखते हैं कि इसमें क्या इसका आंसर होगा। अच्छा, क्वेश्चन इज व्हाई द आयनिक रेडियस ऑफ अ सल्फाइड आयन, सल्फाइड होता है S2 माइनस, is larger than the ionic radius of potassium ion. potassium ion है K plus। सल्फर के पास अगर आप देखें 16 और 32 है ना, तो 16 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और अगर आप पोटाशियम में देखें, इसके पास है 19, बट इसके पास 19 प्रोटॉन्स हैं और 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। K प्लस की बात हो रही है और यहाँ 2 माइनस की बात हो रही है। शेल्स की अगर आप बात करें तो शेल्स अब दोनों के पास सेम सेम है, क्योंकि पोटाशियम के पास एक शेल ज्यादा तो था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो शेल खत्म हो गया ना बेटा, इसलिए इसके पास भी 3 शेल है, पोटाशियम के आयन के पास भी 3 शेल है। ये बात जरा ज़हन में रहे, ठीक है, दोनों के पास शेल सेम है। और वो कह रहे हैं कि व्हाई द आयनिक रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन इज लार्जर,
सल्फाइड आयन का जो साइज है वो बिगर है। हालांकि आप अगर देखें तो प्रोटॉन तो देखने में आपको कहां पर ज्यादा लग रहे हैं जी? पोटाशियम में ज्यादा लग रहे हैं। इसकी रीजंस बेटा देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है जी? आयनिक रेडियस ऑलवेज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। नहीं बेटा, ये बात गलत है, क्योंकि आयनिक रेडियस में केटायनिक रेडियस अलहदा अपना बिहेवियर शो करता है और आयनिक रेडियस एनायनिक रेडियस अलहदा बिहेवियर शो करता है। आपको पता है ना, आयंस केटायनिक रेडियस भी होता है और एनायनिक रेडियस भी। तो केटायनिक रेडियस पे तो साइज डिक्रीज हो रहा होता है, लेकिन एनायनिक रेडियस में सिलिकॉन से फास्फोरस पर जब आप जाते हैं तो एक बिग जंप आपको मिल रहा होता है, ठीक है? तो इसलिए आयनिक रेडियस का साइज हमेशा कम नहीं हो रहा होता। ऑप्शन 2 पर आए, पॉजिटिव आयंस always have smaller radii than the negative ion. पॉजिटिव आयन का बेटा कह रहा है कि हमेशा स्मॉलर रेडियो होगा देन नेगेटिव आयन। उसको हम चेक कर लेते हैं भी एक एग्जांपल से। नहीं बेटा, ये भी लाजमी नहीं है, मैं भी आपको उसकी एग्जांपल बताता हूँ। पोटाशियम आयन हैज मोर प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस देन द सल्फाइड आयन। बेटा ये बात देखें, उसकी बात ठीक है या नहीं है? अगर आप इन आयंस के अंदर पार्टिकल्स को देखें तो सल्फाइड के पास 16 प्रोटॉन्स हैं और पोटाशियम के पास 19 प्रोटॉन है, ठीक है? तो ये बात तो ठीक है ना इसकी कि पोटाशियम आयन हैज मोर प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस देन सल्फाइड आयन। और आप अगर ऑप्शन डी पर आ जाएं, द सल्फाइड आयन इज डबली चार्ज एंड पोटाशियम आयन इज सिंगली चार्ज, ठीक है? इस चार्ज का एटॉमिक साइज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, चार्ज का एटॉमिक साइज से फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है? अब आप जरा इसकी रीजन पर आ जाएं कि एटॉमिक साइज क्यों सल्फाइड आयन का बेटा बिगर है। आप ये देखें, इसके पास प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन सल्फाइड के पास क्या है? कम है। न्यूक्लियर पुल कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है? लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन्स कम इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो फिर प्रोटॉन्स का होल्ड इलेक्ट्रॉन पर इतना ज्यादा नहीं होगा, साइज बिग हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखें पोटाशियम आयन के केस में, तो इसके पास बेटा मोर प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इसलिए पोटाशियम आयन का साइज क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए ना, क्योंकि इसके पास मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्मॉलर साइज, इसका क्या होगा? स्मॉलर साइज होगा। जबकि यहां पर क्या है बेटा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है, लेस न्यूक्लियर अट्रैक्शन, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बिगर साइज। बिगर क्या है? साइज आ रहा है। तो यहां पर जो एनायनिक साइज है वो बिगर है, ठीक है? एनायनिक साइज इज बिगर देन दी केटायनिक साइज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है बेटा। देखिए आपको एक बात बताऊं, एटॉमिक साइज जब भी आपने डिस्कस करना होगा ना किसी केटाइन का और एनाइन का, उसमें याद रखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द बेसिक रीजन। या शेल की बात कर रही है, अगर एक एटम के पास 2 शेल है, के पास 3 शेल है, तो आप शेल का बता देंगे कि उसके पास मोर शेल्स हैं। लेकिन अगर शेल सेम है तो फिर आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखना है कि प्रोटॉन किसके पास ज्यादा है और किसके पास कम है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में वो कह रहा है कि विच ग्राफ करेक्टली शोज द रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लॉटेड अगेंस्ट द रिलेटिव एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। बट आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होता है, राइट? लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होगा और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। इसमें क्या होगा? एटॉमिक साइज कम होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। बेटा देखिए, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ये एटॉमिक साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, ठीक है? और ये उल्टा चले ना, यहाँ से बेटा, यहाँ से उल्टा चले ऐसे, सिलिकॉन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सोडियम, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है।
सोडियम से सिलिकॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, राइट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है क्योंकि न्यूक्लियर पूल बढ़ रहा है ना, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Next, the table gives the information about calcium carbonate and calcium hydroxide. Which row is correct? कह रहे calcium carbonate is more soluble in, नहीं बेटा all, अच्छा याद रखें ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, बाकी ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। ग्रुप 1 के अलावा बाकी कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज लेस सॉल्युबल देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेटा देखें इसमें कोई शक नहीं है कि डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन कार्बोनेट्स तो डिसॉल्व ही नहीं होते ना होने के बराबर। तो याद रखिएगा ये बात कि ग्रुप 1 मेटल के जो कार्बोनेट हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं, बाकी तमाम कार्बोनेट्स चाहे ट्रांजिशन मेटल हो चाहे ग्रुप 2 हो वो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इसलिए ग्रुप 2 के जो कार्बोनेट्स हैं उसने पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज मोर सॉल्युबल, नहीं भाई लेस सॉल्युबल। ये क्या होगा, लेस सॉल्युबल होगा, इसलिए पहली स्टेटमेंट तो बेटा इसकी होगी गलत। दूसरा देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, यस। कैसे, ये देखें कैल्शियम कार्बोनेट है, इसमें आप HCl डालें तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड H2O NCO2, राइट। जो कैल्शियम क्लोराइड बने ना बेटा ये बेसिकली कैल्शियम आयन है ना, कैल्शियम आयन। इसमें आप अगर NaOH डालें ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो गया ना, कैल्शियम आयन अलैदा क्लोराइड आयन अलैदा, तो उसमें आप NaOH डालें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैन बी मैन्युफैक्चर यूजिंग कैल्शियम कार्बोनेट एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, यस। तो ये बी इज द आंसर। क्या बेटा आप ये प्रैक्टिकल में भी करते हैं ना बेटा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केटाइंस में नहीं करते, आयरन 2 के अंदर NaOH डाला, अच्छा मैग्नीशियम 2 में डाला, कैल्शियम 2 में डालते हैं, एल्यूमिनियम 3+ में आप NaOH डालते हैं, तो ये वही से पूछ रहा है कि कैल्शियम 2 के अंदर आप जब NaOH डालेंगे तो उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। नेक्स्ट देखें, Q इज अ ग्रुप 2 मेटल, एन एक्सेस ऑफ Q कार्बोनेट इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन कर लिया जी उसने। अ सैंपल ऑफ QSO4 इज देन ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। अब देखें इसको अगर आप समझ लें कि फिल्ट्रेट क्या होता है, बाद बच्चों को फिल्ट्रेट का मतलब नहीं पता होगा। ये जो बेटा आपने इससे पास करवाया ना, ये फिल्ट्रेट आ गया, ये क्या है, फिल्ट्रेट। मतलब क्यू कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हुआ तो क्या बना, QSO4 बना ना, QSO4। बेटा QSO4 फिल्टर पेपर से पास हो रहा है, वो कह रहा है देखें QSO4 इज एडेड, QSO4 इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद आपने क्या की, फिल्ट्रेशन की। अब आपको यहां पर ये देखना है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कौन से सल्फेट्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। बेरियम तो बिल्कुल, डाउन द ग्रुप सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बेरियम वगैरह हुआ ना, बेरियम और स्ट्रोंशियम, ये तो बेटा इस फिल्टर पेपर से पास ही नहीं होगा। बेरियम सल्फेट और स्ट्रोंशियम सल्फेट होता तो ये तो ऊपर ही रह जाता, लेकिन एक्सेस ऑफ क्यू कार्बोनेट को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डाला और फिल्ट्रेशन की तो सैंपल ऑफ QSO4 इज देन ऑब्टेन्ड बाय एवोपरेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ये जो फिल्ट्रेट था ना बेटा, इसको एवोपरेट किया और आपको QSO4 मिला है इसमें से। अगर फिल्ट्रेट में से QSO4 मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि QSO4 ने फिल्टर पेपर को क्रॉस किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेरियम स्ट्रोंशियम बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होते और ये आपके पास फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाने थे। तो इनने इसका मतलब फिल्टर पेपर क्रॉस किया है, इट मींस ये मैग्नीशियम कैल्शियम के हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ना, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल, बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल, तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम तो नहीं हो सकता ना, मैग्नीशियम भी तो बेटा इसमें हो सकता है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम ओनली। तो ये समझ आ गई है कि ये सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। अगर वो ये कहता कि जी जो QSO4 बना है ना, उसने फिल्टर पेपर को क्रॉस ही नहीं किया और वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ गया एज अ रेजिड्यू, तो फिर आपने कहना था कि ये बेरियम सल्फेट है। ये क्या है, बेरियम है। लेकिन वो ये कह रहा है कि QSO4 ने उसको पास कर लिया, फिल्टर पेपर से पास हो गया, इट मींस कि ये वाटर सॉल्युबल है और सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, तो ऊपर वाले दो सॉल्युबल होते हैं कुछ ना कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे जी,
कि X, Y and Z are three elements in group 17. X2 has a weaker covalent bond than Y2. X2 has a stronger instantaneous. अच्छा, X2 has a weaker covalent bond, मतलब इसका bigger atomic size. Bigger atomic size. और X2 has a strongest induced dipole forces, मतलब more number of electrons है, मतलब more number of electrons है then Z2 के मुकाबले. और Y2 is a stronger oxidizing agent. Y2 बेटा stronger oxidizing agent है than Z2 के मुकाबले. इसका मतलब ये हुआ कि Y2 तो फिर क्लोरीन ही हो सकता है. नीचे देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 3 दिए हुए हैं इसमें. आप जरा खुद सोचिए ना कि X2 कह रहा है कोवेलेंट बॉन्ड इसका वीकर है, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ लंबी होगी ना, लॉन्गर होगी, तो ये बिगर एटॉमिक साइज है. ठीक है. अच्छा, फिर कह रहा है X2 और Z2 में जो कंपैरिजन किया है ना, इसने कहा है कि X2 के अंदर जो इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस है वो ज्यादा है. तो ये तो कंफर्म हो गया कि X2 आपका आयोडीन है. X2 इज आयोडीन, क्योंकि Y2 से वीकर कोवेलेंट बॉन्ड है और Z2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास. Y2 कह रहा है स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन Z2. अब देखें Y2 और Z2 का कंपैरिजन. X तो पता चल गया आयोडीन. Y2 और Z2 में आप कैसे वो करेंगे? कह रहे हैं कि Y2 और Z2 में अब आपको ये बताना है कि इसमें ब्रोमीन कौन है और क्लोरीन कौन है. Y2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितना अच्छा होता है उतना एटॉमिक साइज स्मॉल होता है. तो अगर Y2 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर Y2 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो स्मॉलर एटॉमिक साइज, ये क्या होगा? क्लोरीन होगा बेटा. तो Y2 is Cl2, Z2 is Br2. तो इसको आप बेटा मैच करें कि क्या आंसर आ रहा है यहां पर. ये आ रहा है, देखें. यस, X2 I2 है, Y2 Cl2 है, Z2 Br2. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे. क्लोरीन रिएक्ट विद एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म 2 क्लोरीन कंटेनिंग प्रोडक्ट. ये बहुत ही आसान है बेटा. Which row shows the oxidation state of chlorine in the product under the condition state? आपको दो रिएक्शंस आने चाहिए इसके लिए. Cl2 plus 2NaOH, cold dilute 15 डिग्री, NaCl और NaClO, इसका मिक्सचर आपको होता है ना, ब्लीच पाउडर होता है और साथ में वाटर. ये -1 और ये +1 में आ रहा है. दूसरा था Cl2 plus 6NaOH, 5 NaCl, NaClO3 और वाटर. ये -1 और ये बेटा आपका +5 आ रहा है. तो ये आएगा जी डी. कि आप जब अगर कोल्ड डाइल्यूट के साथ होता ना बेटा, अगर कोल्ड डाइल्यूट के साथ तो -1 और +1, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी थी? -1 और +1. हॉट कंसंट्रेटेड, ये हॉट कंसंट्रेटेड के साथ अगर आप NaOH का रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्लोरीन -1 और +5 में जा रहा है. A catalytic converter reduces the amount of pollutant in the fumes from a car exhaust. Which row identifies a pollutant and shows how it is removed by the action of catalyst? कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोल्यूटेंट. याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं है बेटा. ठीक है. इज अ ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है. पोल्यूटेंट वो होती है टॉक्सिक, जो आपके लिए टॉक्सिक हो. कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक और कैटालिटिक कन्वर्टर इसको कार्बन डाइऑक्साइड में भेजता है. बिल्कुल ये बात ठीक है. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड में नहीं जाते बेटा, N2 में जाते हैं. ठीक है ना. कैटालिटिक कन्वर्टर NO या NO2 को N2 में भेजता है. अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में नहीं, वाटर में भेजता है, इसलिए डी भी गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं. सॉलिड R इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट. बेटा अमोनियम नाइट्रेट के बारे में याद रखें कि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रेट इज अ न्यूट्रल बट ये अमोनियम इज एसिडिक इन नेचर. इसकी नेचर क्या होती है? एसिडिक. ठीक है ना. अमोनियम आयन के पास एबिलिटी होती है ना H रिलीज करने की, और खुद अमोनिया में चला जाता है फिर ये. तो कह रहा है कि नाइट्रेट का कोई रोल नहीं है. नाइट्रेट यहाँ पर एज अ स्पेक्टेटर आयन, इसको निकाल देते हैं यहाँ से फिलहाल. अच्छा, आपने सॉलिड R डाला है जिसमें, और एक गैस निकली है, और वो गैस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रही है. इट मींस कि वो अमोनिया गैस है. ठीक है. बट इसका मतलब R क्या होगा? बेसिक होगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अमोनियम आयन इज एसिडिक. तो अमोनियम आयन अगर एसिडिक है तो R मस्ट बी बेसिक, तभी रिएक्शन होगा. तो बेसिक कौन हो सकता है जी इसमें?
मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, तो ये सोडियम ऑक्साइड है बेटा, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको जब आप वाटर में डालेंगे ना तो बेटा ये OH आयन बन जाएगा। तो ये OH आयन बेसिकली क्या करता है, NH4 से H आयन को निकाल लेगा, अमोनिया गैस निकालेगा। तो इसका आंसर पिक करने का क्या तरीका है कि अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन इज एसिडिक, तो इसका मतलब है इसने रिएक्शन बेस के साथ करना है। ये वही है जो प्रैक्टिकल में करके आए हैं बेटा, कि अमोनियम आयन को जब आप टेस्ट करते थे इसमें क्या डालते थे, OH NaOH डालते हैं ना, और हीट करते हैं तो अमोनिया गैस निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, अ स्केलेटल फार्मूला इज शोन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर यहां से मुराद दो देखिए, स्टीरियोआइसोमर की दो टाइप्स हैं। बाज बच्चे बस डबल बॉन्ड देखते साथ इसमें सिस और ट्रांस की तरफ चले जाएंगे। स्टीरियोआइसोमर मीन ऑप्टिकल आइसोमर एज वेल एज स्टीरियोआइसोमर, ठीक है, एज वेल एज सिस ट्रांस आइसोमर। तो स्टीरियोआइसोमर में ऑप्टिकल भी आएगा और स्टीरियोआइसोमर में आपका ज्योमेट्रिकल या सिस ट्रांस भी आएगा। अब आपको डबल बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं, 3, लेकिन बेटा एक डबल बॉन्ड यहां पर सिस ट्रांस नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, ये देखिए, ये जो बेटा आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है ना, इसके साथ दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं ना, तो इट मींस कि ये तो सिस ट्रांस नहीं बनाएगा। लेकिन ये जो आपको बेटा नजर आ रहा है डबल बॉन्ड, ये सिस ट्रांस बनाएगा, ठीक है ना। ये भी बेटा डबल बॉन्ड आपको सिस ट्रांस बनाकर देगा। तो एक तो सिस ट्रांस आपको पता चल रहे हैं, बन रहे हैं यहाँ पर। दूसरा देखिए, सिस ट्रांस तो दो जगह पर बन रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमर की जरा लोकेशन चेक करें, क्या कोई कार्बन ऑप्टिकल आइसोमर भी बना रहा है यहाँ पर, बिल्कुल बना रहा है। ये देखिएगा इधर, ये जो कार्बन है बेटा, ये कायरल कार्बन है। चेक करें, ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल, नीचे क्या लगा हुआ है, H। राइट साइड पर ये ग्रुप, लेफ्ट साइड पर ये ग्रुप, तो कायरल कार्बन भी है ना इसके पास। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो स्टीरियो कार्बन हैं वो 3 आ रहे हैं। स्टीरियो कार्बन कितने आ रहे हैं बेटा, 3 पोजीशंस पर स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं। कितने पोजीशन पर स्टीरियो आइसोमर बन रहे हैं, 3 पोजीशंस पर। इस एक पोजीशन पर स्टीरियो आइसोमर बन रहा है, इस एक और पोजीशन पर स्टीरियो आइसोमर बन रहा है, और इस एक और पोजीशन पर स्टीरियो आइसोमर बन रहा है। तो आपको 3 डिफरेंट जगह पर स्टीरियो आइसोमर्स बनते नजर आ रहे हैं। अगर बेटा आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल आए जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए और आपसे वो कह रहा हो कि बताएं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं या टोटल नंबर ऑफ सिस ट्रांस, तो आप ये फॉर्मूला यूज किया करें 2 की पावर n। n यहां पर, अच्छा मेरी बात सुने, मोस्टली हम ये करते हैं कि n को सिर्फ देखते हैं कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं ना, लेकिन यहां पर वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अगर वो ये कहता है ना कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो मैंने n को सिर्फ क्या रखना था कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स विच कैन मेक सिस ट्रांस आइसोमर, तो फिर मैंने n की जगह 2 रखना था बेटा। अगर वो स्टीरियो आइसोमर की जगह क्या लिखता, सिस ट्रांस, तो मैंने n की जगह 2 की वैल्यू पुट करनी थी। लेकिन उसने यहाँ सिस ट्रांस नहीं लिखा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, मतलब वो ज्योमेट्रिकल भी पूछ रहा है, ऑप्टिकल भी पूछ रहा है। तो n से मुराद मैं इन तीनों पोजीशंस, जहां कायरल कार्बन है वो भी और जहां सिस ट्रांस बन रहा है वो भी, तीनों को काउंट करूंगा। तो 1 2 एंड 3, तो n आपके पास यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 2 की पावर 3 होगी, तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 8, तो आपका आंसर होगा C। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये करना है आपको। समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए अब। मेरा ख्याल है कि ये हमने क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं, लेकिन चलें बहुत टाइम की जगह दोबारा कर लेते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ CH3 कैन बी रिप्रेजेंट एज A9 कीटाइन एंड फ्री रेडिकल। बस जल्दी से बेटा यहीं से कर लेते हैं। आपने ना CH3 का A9 बनाना है, कीटाइन बनाना है, फ्री रेडिकल बनाना है। ये CH3 है, कीटाइन, ये है जी A9 और ये है जी रेडिकल। देखें कीटाइन कैसे बनेगा, ये कार्बन है ना, कार्बन के वैसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4, ये 3 हाइड्रोजन आ गए। लेकिन बेटा आपने कीटाइन बनाना है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन करना है, ये लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आपने एनाइन बनाना है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, ये 3 हाइड्रोजन आ गए, 1 2 3। बट आपने एनाइन बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा। और फ्री रेडिकल बनाना है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और ये 3 बेटा हाइड्रोजन आ जाएंगे इधर ऐसे करके।
अब ये रेडिकल है ना, बस लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आप ये देख लें, जो CH3 प्लस है इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल ना CH3 प्लस, इसमें कह रहे कि हाउ मेनी आउटर शेल इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल कार्बन, कितने जी 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। एनाइन में कितने आ रहे हैं, या जिसको आप न्यूक्लियोफाइल सॉरी कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, और फ्री रेडिकल में 7 आ रहे हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट करें, आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाए, जो कि मेरा ख्याल है कि काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसको पढ़ लें बेटा एक दफा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे कि कंपाउंड C7H13Br has a 2 chiral centers. आप देखेंगे सब में कायरल सेंटर तो आपको मेरा ख्याल है 2 2 ही दिख रहे हैं। A sample of Z contain all 4 possible optical isomers. This sample of Z react with hot ethanolic NaOH to produce a mixture of 3 isomers. अच्छा, वो ये कह रहे हैं बेटा कि Z को अगर आप हॉट एथेनोलिक NaOH के साथ ट्रीट करें ना, तो आपके पास 3 आइसोमर्स बनते हैं। 2 of these isomers are optical isomers, मतलब Z को आपने ट्रीट करना है हॉट एथेनोलिक NaOH के साथ और एल्कीन बनाना है, तो आपके पास 3 आइसोमर बनेंगे। वो जो 3 आइसोमर बन रहे हैं उसमें से 2 आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं जी। ये जी हमारे पास ऑप्शन ए है। Br और CH3 के साथ, ये Br है और ये जी CH3। ठीक है जी, तो वो कह रहे हैं कि हॉट एथेनोलिक NaOH। अब जरा गौर से देखना है आप लोगों ने बड़े ध्यान से, एथेनोलिक NaOH के साथ रिएक्शन हो रहा है, अल्कोहलिक, एथेनोलिक मतलब अल्कोहलिक। देखें, आपको याद होना चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहा है। अल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा। अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अगर हम यहां से निकाल लें जी, ये देखिएगा, अगर हम यहां से निकालते हैं तो आपके पास ये डबल बॉन्ड बनने आ रहा है। ये बनेगा इधर डबल बॉन्ड, ये जी डबल बॉन्ड बनेगा इधर, और ये आ गया CH3। ठीक है, ये एक बीटा बीटा कार्बन से बनाया ना। अगर आप दूसरे बीटा कार्बन से निकालते हैं, दूसरा बीटा कार्बन ये इधर, तो आपके पास फिर बनेगा ये वाला, इधर, और ये फिर ऐसे ही रहेगा, H और CH3 ऐसे ही। अब देखें, जो दो आपके पास, आप तो कह रहे हैं 2 बन रहे हैं, लेकिन आप देखें ये जो दूसरा वाला बन रहा है जो मैंने नीचे बनाया, इसमें कायरल कार्बन भी है बेटा, दिस इज द कायरल कार्बन। लेकिन इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, एक नीचे CH2 लगा हुआ है, ऊपर CH लगा हुआ है, तो कायरल कार्बन है ना। तो इसका मतलब है कि इसका मिरर इमेज ही बनेगा, मिरर इमेज ऐसे करके, ऐसे। ये देखें, ये बेटा आपके पास ये बात ठीक नहीं होगी ऑप्शन ए में ही, कि आप जब इसको एथेनोलिक NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो आपके पास 3 आइसोमर्स बन रहे हैं, और 3 आइसोमर्स में से जो 2 आइसोमर्स हैं वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हैं। तो ये देखें, इस लिहाज से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटा हमारे पास अभी टाइम कम है ना, तो आप कोशिश कीजिएगा, बाकी आप लोग खुद मतलब बाकी ऑप्शन खुद ट्राई कीजिएगा। अभी हम आगे चलेंगे, बाकी ऑप्शन आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। किसी में भी इस तरह के 3 ऑप्शन नहीं बन रहे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 29। The free radical substitution reaction between the methane and chlorine involve initiation, propagation, termination. Which row is correct? Which row is correct? Involved in initiation stage. बट इनिशिएशन में तो क्लोरीन
की इनिशिएशन होती है और Cl डॉट इस तरह बनता है ना, तो ये तो H पर डॉट आया हुआ है, H पर तो पूरे मैकेनिज्म में डॉट आता ही नहीं, आप चेक कर सकते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में पूरे हाइड्रोजन पर डॉट, कभी भी हाइड्रोजन पर डॉट नहीं आएगा, या कार्बन पर डॉट आएगा या क्लोरीन पर आएगा। अच्छा, विच रो इज करेक्ट? इन्वॉल्व इन इनिशिएशन स्टेज। इनिशिएशन स्टेज क्या होती है बेटा? होमोलिटिक फिशन होती है, नहीं होती? होमोलिटिक फिशन होती है ना, मतलब होमोलिटिक फिशन मीन कि बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा कि ईच एटम गेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन बैक, कि हर एटम को उसका इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाएगा। दिस इज होमोलिटिक फिशन। ये बात तो ठीक है। और जब इनिशिएशन हो जाती है तो फिर आपके पास क्या होता है? देखिए ये Cl डॉट है, ये CH4 से जब रिएक्शन करेगा ये HCl बनेगा और कार्बन पर डॉट आएगा, CH3 डॉट बन रहा है, नहीं बन रहा? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, CH। ये समय जो डॉट होता है ना, ये कार्बन के ऊपर होता है, ठीक है, लेकिन ये एग्जामिनर समटाइम ऐसे लिख देते हैं, तो इससे ये मत एज्यूम कीजिएगा ये डॉट हाइड्रोजन पर है, ये डॉट कार्बन के ऊपर ही है। तो प्रोपगेशन के अंदर, प्रोपगेशन का जो स्टेप होता है उसमें आपके पास जो अल्काइल है वो रेडिकल की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। द अल्कीन शोन react with an excess of HBr by an electrophilic addition reaction. What is the major product? Major product के लिए फिर देखिए यार रीजन तो नहीं पूछना ना, तो मेजर प्रोडक्ट के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो मार्कोनिकॉफ रूल याद रखना है। तो मैं जरा इसको बेटा इस तरीके से बना देता हूँ, CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड्स मुझे चेक कर लेने दे एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7, ये बताइए आपके सामने स्ट्रक्चर आ रहा है। आपने इसमें HBr ऐड करना है, नेगेटिव। अच्छा आपने मेजर बनाना है ना, तो मेजर का तरीका ये होता है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइट, विच हैज मोर नंबर ऑफ, नेगेटिव उस कार्बन पर जाएगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो HBr इस तरह ऐड होगा। यहाँ पर भी बेटा HBr ऐड करना है तो ऐसे ऐड होगा, देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव को आपने भेजना है इधर और पॉजिटिव को भेजना है इधर। ये मेजर है मार्कोनिकॉफ रूल। आप जरा प्रोडक्ट बनाकर फिर इसको हम नाम दे देते हैं, CH3 CBr CH3 CH2 CH2 CHBr एंड CH3। तो देखिए नाम देना है जी इसको, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन आ गई। अब काउंटिंग कहां से करेंगे? आप कहेंगे जी दोनों साइड पर ब्रोमीन एक ही पोजीशन पर आ रहा है, तो नहीं बेटा, अब ब्रोमीन तो सेम आ रहा है। अब देखिए दूसरी ब्रांच कहां से जल्दी आ रही है? मिथाइल भी तो ब्रांच है ना, वो यहां से जल्दी है। 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको नाम देंगे 2,5 डाइब्रोमो, 2,5 डाइब्रोमो, फिर 2 मिथाइल हेक्सेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बट आपको पहले मार्कोनिकॉफ रूल, मेजर में मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल आप ऐड कर रहे हैं उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर जाएगा व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 31। द डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ टू हेलोजन एल्केन्स P and Q, both compound can be hydrolyzed, which row is correct? but a compound more readily hydrolyzed carbon bromine bond length और carbon fluorine bond length, ये less readily hydrolyze होगा, less readily, और ये मोर रेडिली क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है ना कार्बन ब्रोमीन की, आसानी से टूट जाएगा, तो मोर रेडिली हाइड्रोलाइज। और बेटा देखें दोनों जो है ना टर्शरी हैं, तो SN1 दोनों टर्शरी हैं। टर्शरी हेलोजन एल्केन क्या होते हैं? जिसमें अल्फा कार्बन हैज नो हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 3 अल्काइल ग्रुप, तो ये ऑप्शन ए होगा। P रेडिली हाइड्रोलाइज भी होगा और SN1 मैकेनिज्म टर्शरी है। हाँ, द स्ट्रक्चर ऑफ कोनेन इज शोन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको और से देखना है। कोनेन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय रिएक्टिंग अमोनिया विद डाइब्रोमो कंपाउंड X। X जो है ना ये डाइब्रोमो कंपाउंड है और अमोनिया इसके ब्रोमीन से रिएक्शन करके 2HBr बना रहा है। व्हाट इज द कंपाउंड X? अब पता है क्या करें बेटा, इसको ऐसे करें, आपने X का स्ट्रक्चर बताना है। दिस इज अमोनिया,
और देखिए अमोनिया का ये जो NH है ना, ये इधर बच गया बस। इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्रोमीन X का इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, दूसरा जो ब्रोमीन है वो इस H के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो ये दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पे तो नहीं हो सकते ना भाई। अब ये ब्रोमीन कहाँ लगे हुए हैं ये हमने देखना है। ये देखें, आप यहां से अगर देखें तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5। मुझे तो ये समझ आ रही है इस रिंग को देखते हुए कि एक ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 पर होगा, दूसरा ब्रोमीन कार्बन नंबर 5 पर होगा, और बाकी 3 कार्बन ये स्ट्रेट चेन में आ रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप इसको ऐसे बनाए ना, देखिए एक मिनट देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक ब्रोमीन बेटा इधर लगाए और एक ब्रोमीन इधर लगाए, ठीक है। और इसका रिएक्शन आप कराएं अमोनिया के साथ। ऊपर मैं बनाता हूं, एक HBr यहां से निकलेगा, एक HBr यहां से निकलेगा। आपके पास ना ये रिंग बनेगा, देखना NH। ये मैं इसको कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं भी रिंग बना के दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आई क्या होगा जी? तो बेसिकली ये आपके पास जो कंपाउंड है 1,5 डाइब्रोमो ऑक्टेन। तो आप अगर डी को देखें ना बेटा, ये डी मैच कर रहा है इसके साथ। ऑप्शन डी को देखें, ऑप्शन डी यही है जो मैंने बनाया ऊपर। ये बेसिकली ओपन चेन था, रिंग में चला गया। आपको मैं बताऊं, ये जब भी कोई रिंग स्ट्रक्चर बन रहा हो तो समझ जाए इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप 2 दफा आ रहा है, रिपीट हो रहा है। याद है आपको, मैंने एस्टर्स के भी साइक्लिक एस्टर्स कराए थे जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल लगा होता था और वो रिंग बना देता था। यहाँ पर भी तो देखें, ये ओपन चेन थे ना, ये ओपन चेन है। ये लास्ट 2 ए बी तो हो ही नहीं सकते थे ना, बिल्कुल वो दूर दूर तक। वो पेंटेन है, वो साइक्लोपेंटेन कह रहा है बेटा, ठीक है। साइक्लोपेंटेन इस तरह का होता है, देखिए दिस इज साइक्लोपेंटेन, पेंटागोनल। तो बल्कि ये तो हेक्सागोनल है और बीच में नाइट्रोजन आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए और बी तो हमने शुरू में ही निगलेक्ट इसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो कह रहा है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का ये स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये जो मैंने ऊपर बनाया है, पेंटागोनल रिंग। तो ये तो हमारा हेक्सागोनल है, तो इसलिए ए बी को निकाल दिया था। अच्छा सी और सी क्यों नहीं था पता है? सी में आप देखें ब्रोमीन कार्बन नंबर 1 और 4 पे लगाया। अगर आप सी लेते ना तो आपका पेंटागोनल रिंग बनना था। अगर आप सी लेते ना तो आपका रिंग ऐसे बनना था, देखिए ऐसे करके, और यहाँ 4 कार्बन निकल आने थे ऐसे करके, इसलिए सी भी नहीं है। तो बेटा इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस दोबारा करनी है जब क्लास खत्म हो जाएगी, कि कैसे आपको ये थिंकिंग प्रोसेस कैसे है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आपको ये देखना है कि ये जो अमोनिया है ना, ये डाइब्रोमो में दोनों ब्रोमीन से रिएक्शन कर रहा है, और फिर ये जो 8 कार्बन की चेन है, ये इनमें से 5 कार्बन फोल्ड हो रहे हैं। 8 कार्बन में से कितने कार्बन फोल्ड हो रहे हैं? 5 कार्बन। तो ये 8 में से 5 कार्बन फोल्ड हो रहे हैं, 3 कार्बन को साइड पे निकाल दिया। तो जो 5 कार्बन फोल्ड हो रहे हैं ना, वहां पर ब्रोमीन लगाएंगे आप। एक ब्रोमीन कार्बन 1 पर और दूसरा ब्रोमीन कार्बन नंबर 5 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसमें आपसे कलर चेंज पूछ रहा है बेटा। पोटाशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? ऑरेंज से ग्रीन। और KMnO4 क्या होता है? पर्पल से कलरलेस। जब भी आप अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करेंगे या एल्डिहाइड की करेंगे तो कलर चेंज KMnO4 पर्पल से कलरलेस, K2Cr27 ऑरेंज से ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। व्हिच रिएक्शन हैज अ प्रोडक्ट दैट गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट व्हेन ट्रीटेड विद एक्वस अल्कलाइन? अच्छा, आपने बताना है कौन आयोडोफॉर्म देगा। ऑप्शन ए को देखें, 2 क्लोरोप्रोपेन। पर इसका रिएक्शन हो रहा है जी NaOH के साथ, तो क्या बनेगा? CH3 CHOH एंड CH3। बताएं जी। मैंने आपको देखें, एक बात तो मैंने आपको ये बताई थी कि एल्डिहाइड और कीटोन में से वो देते हैं जिनमें CH3CO ग्रुप लगा हो। फिर प्राइमरी अल्कोहल में ओनली एथेनॉल गिव्स आयोडोफॉर्म, और सेकेंडरी अल्कोहल्स में मैंने आपको बताया था वो अल्कोहल जिनके अंदर OH इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 2 या CH3CHOH। जिन अल्कोहल में CH3CHOH होगा वो आपको हेलोजन, वो आपको आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 2 क्लोरोप्रोपेन को अगर आप NaOH के साथ वार्म करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, Cl की जगह OH आएगा, और फिर ये बेटा आपको आगे आयोडोफॉर्म देगा क्योंकि इसमें OH सेकंड कार्बन पर आ रहा है, ठीक है ना। BC क्यों नहीं है? देखें, एथेनॉल को हीट कर रहा है
पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो ये तो बेटा ये बना देगा आपको, देखें एथेनोइक एसिड तो नहीं देता ना। मिथाइल एथेनोएट को हीट अंडर रिफ्लक्स कर रहे हैं तो इससे बेटा आपके पास मेथनॉल बनेगा, मेथनॉल बनेगा और क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड बनेगा। तो ये तो नहीं देते ना बेटा आपको आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म तो एल्डिहाइड कीटोन में से वो जिनमें CH3CO लगा हो, या आपको फिर कौन देते हैं आयोडोफॉर्म जिनमें प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथेनॉल और सेकेंडरी अल्कोहल में जिसमें CH3CHOH लगा हो। प्रोपानॉल का बेटा वो रिडक्शन कर रहा है, प्रोपानॉल की रिडक्शन करेगा ठीक है, तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2CH2OH, तो ये भी नहीं दे रहा, इसलिए B इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द स्केलेटल फार्मूला ऑफ M इज शोन, M is reactive with excess of LiAlH4 dilute acid is then added, but is the molecular formula। बेटा आपने LiAlH4 के साथ रिएक्शन करवाना है, इसका बेस्ट तरीका ये, इसको जरा हम इस तरह लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि अक्सर बच्चों को एक फंक्शनल ग्रुप इसमें आइडेंटिफाई नहीं होता है, ये एल्डिहाइड वाला। मैं इसको जरा सी करके लिखता हूँ, ये है C डबल बॉन्ड OOH CH2 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। पर इसकी आपने रिडक्शन करनी है LiAlH4 से। आपको पता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिड्यूस होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होगा प्राइमरी अल्कोहल में, ये बन जाएगा CH2OH, देन बेटा CH2 CHOH ऐसे ही रहेगा, CH2 ऐसे ही रहेगा। अब बेटा यहाँ एल्डिहाइड की रिडक्शन होगी, OH ये H और ये H। अब जरा आप देखिए कितने हाइड्रोजन बढ़ गए, इसका वो आपसे पूछा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। कार्बन तो इतनी है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन जरा देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने बेटा 3 है, तो ये आंसर आ गया C5H12O3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच कंपाउंड फॉर्म अ प्रेसिपिटेट व्हेन मिक्स्ड विद 2,4-DNPH। 2,4-DNPH के साथ एनाल्स फॉर्म प्रेसिपिटेट विद फेलिंग। आप देखें एल्डिहाइड के कहां पर है, इसमें कोई एल्डिहाइड नहीं है, ए में, सी में कोई एल्डिहाइड नहीं है, डी में कोई एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड ये है C डबल बॉन्ड OH। तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ भी करेगा, एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद फेलिंग सॉल्यूशन, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा, और 2,4-DNPH के साथ भी करेगा, है ना। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बेटा, ऑप्शन बी राइट आंसर है, इसमें आपका एल्डिहाइड भी और कार्बोनाइल कंपाउंड भी है। विच रिएक्शन इज अ रिडॉक्स, बेटा रिडॉक्स रिएक्शन के लिए बड़ी सिंपल से निशानी बताऊं, वो तमाम रिएक्शन, ये वो निशानी बता रहा हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बगैर आप बता सकते हैं। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट इन्वॉल्व होगा वो रिडॉक्स होगा, ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एलिमेंट इन्वॉल्व होगा वो रिडॉक्स होगा। कैसे, ये देखें एथेनोइक एसिड और सोडियम है, ये हाइड्रोजन +1 है ना, यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन 0 में जा रहा है, ये Na0 है, ये Na+1 में जा रहा है। तो देखिए सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाइड्रोजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जब भी कोई ऐसा रिएक्शन आए जिसमें कोई एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाए, देखिए जब एलिमेंट होगा तो उसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज करनी है, या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज। तो डेफिनेटली अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई दूसरा गेन करेगा ना, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन फिर दोनों होंगी, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए, इथाइल ब्यूटानोएट इज अ फ्लेवरिंग विद अ फ्रूटी फ्लेवर, व्हिच इज करेक्ट। अच्छा इथाइल ब्यूटानोएट बनेगा कैसे, ये देखें जी, पहले इथाइल ब्यूटानोएट का स्ट्रक्चर देखें, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन CH2 एंड CH3। इसके लिए बेटा आपको ब्यूटानोइक एसिड चाहिए, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और साथ बेटा आपको अल्कोहल चाहिए, है ना, राइट, CH3 CH2 OH। अब वो कह रहे कि द मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड, कि वाटर कितना बनेगा व्हेन 2.32 ग्राम ऑफ एस्टर इज फॉर्म। ठीक है, अभी पता चल जाता है बेटा, 1 मोल अगर ये बन रहा है एस्टर तो 1 मोल ही वाटर बनेगा। 1 मोल वाटर का कितना मैस होता है, 18 ग्राम्स। 1 मोल वाटर का मैस कितना होता है, 18 ग्राम ना बेटा। ये 1 मोल एस्टर का मैस कितना होगा, कोई बता, यहाँ 1 मोल एस्टर का मैस निकाले ना, कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 × 12 करें, फिर हाइड्रोजन के मैसेज ऐड करें, ऑक्सीजन 2 है, तो ये आ रहा है 116 ग्राम। बेटा 116 ग्राम अगर एस्टर बन रहा है, मतलब 1:1 है ना, तो 1 मोल का ये मैस आ रहा है, यहाँ 1 मोल का ये आ रहा है, मतलब जब 116 ग्राम एस्टर बनेगा तो 18 ग्राम वाटर बनेगा।
अगर 2.32 ग्राम एस्टर बन रहा है तो वाटर कितना बनेगा x, तो x इज इक्वल टू 2.32 टाइम्स 18 डिवाइडेड बाय 116, x इज इक्वल टू 0.36 ग्राम। ये आंसर है कि अल्कोहल कौन सा है, ब्यूटानोइक एसिड, अल्कोहल कौन सा है, एथेनॉल, और वाटर कितना बनेगा 0.36, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाए जल्दी से बेटा। साइक्लोहेक्सीन एज शोन इन द डायग्राम कैन फॉर्म एन एडिशनल पॉलीमर। अच्छा पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं बेटा, ये पॉलीमराइजेशन होती क्या है ना, ये जो डबल बॉन्ड होगा ना बेटा एडिशनल पॉलीमर में, ये जो दो कार्बन पाई बॉन्ड बना रहे होते हैं, जब इनकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है तो ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं। देखिए बेटा ये दो कार्बन एटम पाई बॉन्ड बना रहे थे ना, और आफ्टर पॉलीमराइजेशन यही दो कार्बन एटम किस में चले गए, सिग्मा बॉन्ड में। अच्छा एक और चीज, यहां पर मैं फोल्डिंग और अनफोल्डिंग का वर्ड यूज करता हूं, इससे थोड़ी सी बच्चों को आसानी से समझ आ जाती है। बेटा ये देखें, ये इन्होंने क्या किया है, अपने इन बॉन्ड्स को अनफोल्ड कर दिया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये अनफोल्ड हुए ना, यहाँ पर इन्होंने अपने आप को अनफोल्ड कर दिया, लेकिन ये अनफोल्डिंग एडजेसेंट कार्बन पर होती है। ये कार्बन 1 है तो कार्बन 2 में अनफोल्डिंग हो रही है, और अगर आप पीछे की तरफ जाएं तो मैं कह सकता हूँ ये फोल्डिंग हो रही है। इन्होंने फोल्ड किया तो पाई बॉन्ड बन गया। जब बेटा अनफोल्डिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड अनफोल्ड करेगा अपने आप तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब आप जरा देखें, ये साइक्लोहेक्सीन है, इसमें ये है बेटा आपका डबल बॉन्ड, ये अपने आप को अनफोल्ड करेगा। अनफोल्ड जरा इसका करके देखें ना, अनफोल्ड ऐसे होगा कि ये इधर और ये इधर, ये अनफोल्ड होगा, मतलब इस तरह का। ये ऐसे, इस तरह बेटा अपने आप को अनफोल्ड करेंगे। अब जरा आपने देखना है कि कौन सा, मैंने आपको कहा है कि ये एडजेसेंट पे होना चाहिए। देखें एडजेसेंट का मतलब क्या है कि अगर यहां पर बॉन्ड बन रहा है ना, तो ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड इधर बनना चाहिए था, इधर, उसके बिल्कुल ऑपोजिट नहीं, एडजेसेंट कार्बन पर अनफोल्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूरा रिएक्शन करके दिखाता हूँ, वैसे आपको आंसर तो नजर आ गया होगा, सी इज द आंसर। अगर आप अनफोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट जेन में रखें तो आपको बड़ा क्लियर समझ आ जाना चाहिए। देखो बेटा होगा ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। मैं आपको बाकी बताऊंगा कि बाकी गलत कैसे है, अभी आपको समझ आ जाएगी कि बाकी क्यों गलत है। ये नया बॉन्ड बना, अब देखो ये जो नया बॉन्ड बना है ना, ये नया बॉन्ड बना है ना बेटा, ये जो नया बॉन्ड बना है इसके जो एडजेसेंट कार्बन होंगे उनके साथ सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए। नया नए बॉन्ड जो बना है ना, उसके बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पर नए सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। ये एक नया बॉन्ड बना है तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए थे। ये क्यों गलत है बेटा, ये नया बॉन्ड बना है, इनने जो ये जो नया बॉन्ड बना है दो साइक्लोहेक्सेन के दरमियान, तो जो इनकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी ना, वो इन एडजेसेंट कार्बन के साथ होनी चाहिए, फर्दर कनेक्टिविटी वो इन्होंने इन एडजेसेंट कार्बन के साथ शो नहीं की। इसी तरह आप देखें बेटा, यहां पर इसने ये नया बॉन्ड बनाया ना, दो साइक्लोहेक्सेन आप इसमें कनेक्ट हो गए, दो साइक्लोहेक्सीन, तो जो इनकी फर्दर कनेक्टिविटी होनी थी वो यहां पर होनी चाहिए एडजेसेंट कार्बन के साथ। जहां पर नया बॉन्ड बनता है उसके एडजेसेंट कार्बन के साथ नए सिग्मा बॉन्ड बनने चाहिए, ऐसे। ये इन्होंने नहीं किया, इन्होंने एडजेसेंट कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाया, इसलिए बी इज रॉन्ग। सी को जरा देखें कि सी क्यों करेक्ट है। सी में इन्होंने ये जो बेटा नया बॉन्ड बनाया, इसने बॉन्ड के बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पर इनने कनेक्टिविटी शो की हुई है कि जो आगे फर्दर अटैच हो। तो मैंने आपको यहाँ पर यही बताया बेटा, अगर आप इस मेन एग्जांपल को देखें, ये जो एग्जांपल है
इसमें ये जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, जो अनफोल्ड हो रहा है, तो जो अनफोल्ड होगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जो दो एडजेसेंट कार्बन हैं जो पहले डबल बॉन्ड बना रहे थे ना, वही दो कार्बन को नए सिग्मा बॉन्ड बनाने चाहिए। तो देखिए ये दो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे थे, इन्हीं दो कार्बन को नए सिग्मा बॉन्ड बनाने चाहिए। ठीक है, इसलिए बेटा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बेटा ये बात ठीक है ना, ये बात आपको समझ आ रही है कि जहां पर नया बॉन्ड बनेगा, जोन से दो कार्बन नया बॉन्ड बनाएंगे, उन कार्बन के बिल्कुल एडजेसेंट कार्बन पर ये डॉटेड लाइंस होनी चाहिए या ये कॉन्टिन्यूएशन होनी चाहिए। जिस तरह यहां पर ये नया बॉन्ड बन रहा था ना, तो ये कॉन्टिन्यूएशन इधर होनी चाहिए थी और इधर होनी चाहिए। ठीक है, अब आ जाए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लिस्टेड, एथेनॉल, propane 1-ol, propane 2-ol. Which compound will have a mass spectrum that contains fragment peak at 43? एथेनॉल बेटा ये है CH3, C डबल बॉन्ड O और H। बेटा इसमें अगर आप फ्रेगमेंटेशन करवाएं और ये आप बेटा इसको इसका आयन बनाएं, इस तरीके से इसको तोड़ें अगर, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस करवा दें, तो ये बनेगा CH3CO प्लस और H रेडिकल ना। इसका क्या MR आ रहा है, जरा इसका MR निकालें, क्या आ रहा है इसका MR कितना आ रहा है जी? कार्बन 12 टाइम्स 2 आ रहे हैं, प्लस 16 आ रहा है, प्लस 3 आ रहा है, 43 आ रहा है। प्रोपेन 1-ol देखें, CH3, CH2, CH2OH। इसमें बेटा अगर आप यहां से फ्रेगमेंटेशन करवाएं और ये इलेक्ट्रॉन बेटा आप लॉस करवा दें, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से करवा दें, ये बनेगा CH3, CH2, CH2 प्लस और ये OH डॉट। इसका क्या MR आ रहा है जरा देखें, 3 कार्बन है, 12 टाइम्स 3 प्लस 7 यार 43, इसका भी 43 आ रहा है। इसी तरीके से जो प्रोपेन 2-ol है बेटा, इसमें अब यहां से अगर आप करें और इसका केटाइन बना, इसमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना दें, तो ये भी 43 पर आ रहा है। इसका मतलब है सारे फ्रेगमेंट्स 43 पर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक बच्चा कह रहा है जी कि बीच में वो जो आइडियल गैस वाला, बट आइडियल गैस वाला मैंने ये कहा था कि उसने यहाँ आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि कौन सी गैस 150 पर लीस्ट आइडियल है। लीस्ट आइडियल 150 डिग्री पर कौन सी गैस लीस्ट आइडियली बिहेव कर रही है, तो आपने ये देखना होगा कि किस गैस में IMF स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो IMF जरा देखें, इन चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होती है? स्टीम में, क्रिप्टॉन में, फ्लोरीन में या अमोनिया में? क्रिप्टॉन फ्लोरीन तो निकाल देंगे, नॉन पोलर है। अमोनिया और स्टीम में देखें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है? वाटर जो है ना, एवरेज ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अमोनिया के मुकाबले में। ठीक है, तो इसलिए वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है एज कंपेयर टू अमोनिया। इसलिए मैंने बेटा स्टीम की तरफ गया था कि स्टीम के पास स्ट्रॉन्गेस्ट IMF है, तो अगर आप हाई टेम्परेचर भी देंगे तो फिर भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट IMF है वो स्टीम के पास रहेंगी, इसलिए वो लीस्ट आइडियली बिहेव कर रहा है। ठीक है बेटा, आज